वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का एक पेपर हिंदी इलेक्टिव का। और आपका जो पेपर होने वाला है अगला जो नेक्स्ट होने वाला है इकोनॉमिक्स के बाद हिंदी का पेपर होने वाला है। और हिंदी के लिए काफी बच्चे कमेंट करके कह रहे थे, तो आज हम हिंदी के पेपर को देखेंगे किस तरह से पेपर आने वाला है। सैंपल पेपर है ये एक तरह से, ठीक है। और मिड टर्म के लिए है ये 2022-23 क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव है आपका। और टाइम आपके पास 3 घंटे रहते हैं, आपको पता है, जैसा कि 80 नंबर का ये हिंदी का आपका पेपर है। सामान्य निर्देश की बात करें हम इसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सामान्य निर्देश में जो दिया गया है, 2 सेक्शन होंगे आपके, एक तो सेक्शन अ होगा और सेक्शन ब होगा, यानी सेक्शन ए और बी मान लीजिए। तो जो सेक्शन ए होगा आपका, ठीक है, सेक्शन ए में रहेंगे आपके टोटल जो है 48 क्वेश्चन, ठीक है। और करने होंगे आपको 40, और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए कि एमसीक्यू टाइप होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तु परक क्वेश्चन ऐसे होंगे। और जो सेक्शन बी होगा उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके आपको आंसर पूरे लिखने होंगे, वर्णन करना होगा जिसका, ठीक है, वर्णनात्मक क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे जैसे बता रखा है सेक्शन ए में टोटल 48 क्वेश्चन होंगे, 40 आपको करने हैं। जो सेक्शन बी होगा यानी खंड ब, उसके अंदर 8 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए, और उसके अलावा 8 के अंदर भी आपको उप प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसे भी आपको जो है करना है। साथ ही उसमें बता रखा है कि कुछ विकल्प भी दिए हुए, तो उसको आपको देख के करना है। और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो ये सारा जो है पहला पेज रहता है, और ये आपका जो है पैटर्न बताते हैं किस तरह से ये पैटर्न रहेगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपका पैटर्न क्या रहने वाला है। और ये आपका हिंदी इलेक्टिव का पेपर है, ठीक है। देखिए हिंदी का जो ये सैंपल पेपर है आपको मिल जाएगा वैसे डीओई पर, लेकिन उसमें क्या है, आंसर नहीं दे रखा है। आंसर ये हम खुद बनाए हैं आपके लिए, और बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इसमें। तो आप जरूर जो है वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए पेपर पे आते हैं। और देखिए एक और चीज बता दूं मैं आपको, काफी ज्यादा बच्चे नहीं जानते होंगे, हमारे क्लास 11th का जो है ग्रुप है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो पाएंगे। साथ ही आपको कोई डाउट रह जाता है पेपर होने के बाद, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टा की जो आईडी है आपको, ठीक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। वहां से जो है आप जाएंगे क्लिक करके, तो आप इंस्टा पे आएंगे, वहां से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपका डाउट रह गया हो, ठीक है। ये बात हो गई सारी चीजें, अब आते हैं हम पेपर की तरफ। सबसे पहला जो है आपका जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा अपठित गद्यांश, ठीक है। अपठित गद्यांश के अंदर जो आपका रहेगा, इसके अंदर आपको जो है, ये आपने देखा नहीं होगा कभी, लेकिन आपको जो है इसके अंदर पूछे गए जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने, और ये टोटल 10 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका पूरा का पूरा दिया गया है गद्यांश, इनको आपको पढ़ना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है हिंदी के पेपर में। और हिंदी का पेपर लगभग हो ही जाता है बच्चों का सही टाइम पे, तो आपको इस पे पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जो है डायरेक्ट आना है क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे हम आगे क्वेश्चंस पे बोला गया है, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन करें। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सुचारित्र से क्या तात्पर्य है, ठीक है। सुचारित्र से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो हम पैसेज में चलते हैं वापिस, जो आपका दिया गया जो गद्यांश है इसमें चलते हैं हम, और यहाँ पे देखते हैं इसका क्या मीनिंग बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको ये वाला जो पहला क्वेश्चन है इसको आपको थोड़ा समझना होगा। देखिए इस गद्यांश में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आपके समझने के ऊपर रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको आंसर भी ना मिले, आपको समझना पड़ेगा। जो आपका जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर ये आपका सैंपल पेपर दिया गया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं डीओई की वेबसाइट पे, ठीक है। और इसके आंसर्स नहीं मिलेंगे तो हम आंसर्स भी आपको करवाएंगे। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सुचारित्र से क्या तात्पर्य है, तो वो है सच्चा चरित्र, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा जो है बोला गया है कि गद्यांश के अनुसार समाज की शोभा और शक्ति कौन है। तो हम चलते हैं गद्यांश की तरफ और देखते हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मिलता है हमें कि नहीं मिलता है, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार समाज की शोभा और शक्ति कौन होता है, इसके अनुसार पूछा गया है। तो हम देखते हैं इसके अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर मिल देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हम ढूंढते हैं क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैंने आपका पेपर बनाया और मैंने सोचा कि आपके साथ ही इसे खोजूं कहाँ पे है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका आंसर कहाँ पे मिलता है हमें। शक्ति के बारे में दिया गया था, ये देखिए ये रहा। चरित्रवान व्यक्ति समाज की शोभा है और शक्ति है, यहाँ पे जैसा बताया गया है इस लाइन में आपको मिल जाएगा। चरित्रवान व्यक्ति समाज की शोभा है और शक्ति है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चरित्रवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ। ठीक है, घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका हमने ऊपर जिक्र किया जिसका उसका राइट आंसर था क। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है पूर्व जीवन की सत्संगति। ठीक है, पूर्व जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति किसे कहा गया है। तो आगे चलते हम गद्यांश की तरफ और उसमें ढूंढते हैं। ठीक है, पूर्व जीवन की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए सुसंस्कार भी पूर्व जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों की अर्जित संपत्ति है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा सुसंस्कार जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ख। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कुधातु की कठोरता और कालिक किसके स्पर्श मात्र से कोमलता और कमनीयता में बदल जाती है। तो यहाँ पे जो पूछा गया कुधातु की जो कठोरता है और कालिक किसके जो है स्पर्श मात्र से यानी छूने से ही कोमल और कमनीयता में बदल जाती है। तो हम चलते हैं देखते हैं इसका आंसर हमें कहाँ मिलता है। एक बार चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ढूंढते हैं कि इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा हमें। हम्म, हम्म। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार कुधातु की कठोरता और कालिक पारस के स्पर्श मात्र से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ गया पारस। पारस जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो घ है वो राइट आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे हम आते हैं 5वें पे। चरित्र का निर्माण किसके द्वारा संभव है। किसके द्वारा हम जो है चरित्र को जो है बना सकते हैं, ये पूछा गया है। तो चलते हैं हम दोबारा पैसेज की तरफ, गद्यांश की तरफ, और देखते हैं चरित्र का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे देखिए चरित्र यहाँ पे लिखा हुआ है पर चरित्र निर्माण व्यक्ति के अपने बलबूते पर निर्भर है, यानी स्वयं के द्वारा। ठीक है, अपने बलबूते पे। तो हम आते हैं इसकी तरफ, क्वेश्चंस की तरफ, और राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ख। स्वयं के द्वारा जो है चरित्र का निर्माण होता है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, वो है निम्नलिखित में किसका उल्लेख गद्यांश में नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ऊपर चलते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किसका जो है यहाँ पे दिया नहीं गया, किसके बारे में नहीं बताया गया इस पैसेज में, यहाँ पे बताया है, आपको बताना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कई लोगों के बारे में बताया गया, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बताया गया। ठीक है, टैगोर के बारे में बताया गया। और एक और है आपका, उसके बारे में भी बताया गया है। यहाँ पे 3 जनों के बारे में टोटल बताया गया, लेकिन एक के बारे में नहीं बताया गया, जैसे विदुर जी के बारे में। तो 3 हो गए। इसमें से हमें प्रेमचंद्र जी के बारे में कहीं नहीं मिलता। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रेमचंद्र के बारे में हमें जो है उल्लेख नहीं दिया गया है गद्यांश में। तो राइट आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा ग। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 रहता है। अनेकानेक जातियों और समाज समुदायों से मिलकर किसका निर्माण होता है। आपके सामने ऑप्शन है परिवार का, समाज का, कुल का या राष्ट्र का। तो हम देखते हैं ऊपर की तरफ पैसेज पे आते, गद्यांश पे चलते हैं। राष्ट्र किसके निर्माण की बात हो रही है। यहाँ पे अनेका एक बोला गया था, जो पहला आपका शब्द था। ठीक है, देखो अनेक कुलों से एक जातीय और समाज समुदायों से मिलकर ही एक राष्ट्र बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा आपका राष्ट्र का। अनेकानेक जाति और समाज समुदाय से मिलकर किसका निर्माण होता है, राष्ट्र का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा घ। ठीक है, घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वें पे हम आते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है वो है चरित्र से ही जीवन की सार्थकता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। आपके सामने ऑप्शन है ये, क्योंकि सुचारित्र से ही समाज में जो है सम्मान मिलता है। दूसरा है क्योंकि सुचारित्र से ही जो है एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। उपयुक्त दोनों कथन सही है या उपयुक्त दोनों कथन गलत है। तो जब आप पैसेज को देखेंगे एक बार, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो 2 वाक्य कहे गए हैं वो दोनों ही सही है। ठीक है,
अब मैं आपको पैसेज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप पढ़ पाओ दोबारा। बार-बार आप जो है देखते हो पैसेज में, वैसे ही मैं भी आपको देख के बता रहा हूँ ताकि बच्चे भी पैसेज को दोबारा देख पाएँ। अब हम चलते हैं उसी क्वेश्चन की तरफ जो कहा गया था, चरित्र से ही जीवन की सार्थकता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो ये दोनों सही है, आपको पैसेज के अंदर मिल जाएँगे, ठीक है? एक बार पैसेज को देखना, वहाँ पे ये दोनों आपको वाक्य मिल जाएँगे। तो दोनों का राइट आंसर जो आ जाएगा आपका ग आ जाएगा, उपयुक्त दोनों कथन जो है सही है। ठीक है? आते हैं हम 9वें क्वेश्चंस पे। 9वें है जो क्वेश्चन है, पूरे राष्ट्र के चरित्र पर संकट कब उत्पन्न हो जाता है? ठीक है? पूरे राष्ट्र के चरित्र पर संकट कब उत्पन्न हो जाता है? तो हम पैसेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। चरित्र ना होने से जो है, यहाँ पे बोला गया व्यक्ति विशेष के अ, सॉरी शिथिल जो चरित्र होने से जो है पूरे राष्ट्र का चरित्र जो है संकट उपस्थित हो जाता है, मतलब आ जाता है, उपस्थित आ जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो मैंने बता रखा है आपको घ, ये राइट आंसर आ जाएगा जब व्यक्ति कार्य में जो है शिथिल हो जाता है। तो राइट आंसर आपका जो है घ आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पे। आनुवांशिक परंपरा, परिवेश और परिस्थिति व्यक्ति को क्या देते हैं? आनुवांशिक परंपरा, परिवेश और परिस्थिति व्यक्ति को क्या देते हैं? हम पैसेज की तरफ देखते हैं और इसके आंसर को खोजते हैं कहाँ पे लिखा गया है। ठीक है? हमें ढूँढना है आनुवांशिकता से रिलेटेड, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आनुवांशिक परंपरा, परिवेश और परिस्थिति उसे केवल प्रेरणा दे सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? प्रेरणा जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है? हम चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ और वहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में प्रेरणा है। यहाँ पे आपका ख राइट आंसर है, तो प्रेरणा जो है राइट आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन ख जो है सही है। ठीक है? आगे हम आते हैं, अब ये आपका क्वेश्चन हो गया, टोटल 10 नंबर का एक क्वेश्चन था और ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है? तो 10 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, हिंदी में ये आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, मुझे भी पता है। ये आपका पहला पैसेज हो जाएगा, गद्यांश हो जाएगा 10 नंबर का। अब हम आते हैं दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका अपठित पद्यांश। एक तो गद्यांश रहता है, एक मान लीजिए गद्यांश जो रहता है आपका, ठीक है, वो स्टोरी मान लीजिए आप, ठीक है, एक स्टोरी मान लीजिए, एक आपका पोयम जैसा इंग्लिश में बोलते हैं वो मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है ये कविता दी गई है और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए। हम क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। यहाँ पे जैसे पूछा गया काव्यांश में मगन कौन है, यहाँ पे हम चले ऊपर की तरफ, तो काव्यांश में जो मगन कौन दिखा रहा है हमें, ये जो काव्यांश है आपका, तो चिड़िया तू जो मगन, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है चिड़िया तू जो मगन, तो चिड़िया को जो है मगन दिखाया गया यहाँ पे। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा काव्यांश में कौन मगन है, तो राइट आंसर है आपका चिड़िया जो है वो मगन है। ठीक है, यानी राइट आंसर आपका जो है का आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, फैला ले पंख जरा उड़ तो सही, यह किसने कहा है? फैला ले पंख जरा उड़ तो सही, ये किसने कहा है? हम देखते हैं दोबारा जो है आपका, इसमें आते हैं और देखते हैं हम पद्यांश की तरफ, इसमें क्या है, फैला ले पंख जरा उड़ तो सही बोली पवन, ठीक है, पवन ने बोला। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसे को आंसर देखिए या ऑप्शन देखिए आप किस तरह से दे रखा है, चिड़िया ने, धरती ने, गगन ने या हवा ने। यहाँ पे पवन नहीं है, लेकिन पवन का पर्यायवाची कौन होता है? हवा। तो घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पर्यायवाची भी हिंदी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो पर्यायवाची लेकर जो है आपसे मतलब आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तीसरे पॉइंट क्वेश्चंस पे आते हैं, खेतों में कौन झूम रहा है? आगे हम चलते हैं पद्यांश की तरफ। खेतों में देखते हैं कौन झूम रहा है। यहाँ पे देखिए खेतों में झूम रही है धान की बाल दिखे, ठीक है, धान जो है, धान की बाल जो है वो झूम रही है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जो है आ जाएगा, वो आ जाएगा ख। इसी तरह आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, घर जैसी घुटन जो है कहाँ नहीं है? तो हम चलते हैं पद्यांश की तरफ, ठीक है, और घर जैसी घुटन के बारे में बोला गया है, तो देखते हैं इसमें कहाँ पे लिखा हुआ ये वाक्य। ये देखिए, खुलकर घूम यहाँ यहाँ नहीं घर की घुटन, ठीक है, तो यहाँ पे चिड़िया तू जो मगन, गांव देहात दिखे रात दिखे प्रात दिखे, खुलकर घूम यहाँ यहाँ नहीं घर की घुटन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा, ऑप्शन को भी आपको समझना पड़ेगा एक बार, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देख के लगाने पड़ेंगे। तो घर जैसी घुटन कहाँ नहीं होगी? पिंजरे में तो होगी, प्रकृति में, घोंसलों में,
गुफाओं में। तो राइट आंसर जो है चिड़ियों की बात हो रही है, तो चिड़िया को क्या है घोंसले से रिलेट करते हैं हम। तो मेरे को राइट आंसर जो लग रहा है वो ग लग रहा है। और देखिए इसका कोई भी आंसर की नहीं दिया गया है पेपर का, ठीक है, जो आपका सैंपल पेपर आया था तो उसका कोई आंसर की नहीं दिया गया। ये मैं अपनी तरफ से पढ़ के किताबों से निकाल के या इसको पेपर को पढ़ के जो मिल रहा है आंसर, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो मेरे को जो घोंसलों में वो लग रहा है राइट आंसर इसका। आप भी मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते, चिड़िया गैल गली क्यों भूल जाती है? तो राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम पैसेज की तरफ जाए, मैं आपको आंसर भी डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन बार बार पैसेज में इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि आप देखें दो बार बार जाकर, कहीं आप आंसर गलत न कर दो। ठीक है, इसके आंसर आपको ज्यादातर के आंसर आपको गद्यांश जो भी दिए गए और पद्यांश दिए गए इनमें ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया है चिड़िया जो गैल गली है वो क्यों भूल जाती है। तो हम देखते हैं इसमें लिखा हुआ क्या कहीं। यहाँ पे देखिए पहली ही बार उड़ी भूल गई गैल गली, यानी पहली बार उड़ रही है तो गैल गली भूल गई है। तो क्या है पहली बार उड़ने से, क्योंकि वह पहली बार उड़ रही है। बाकी और भी ऑप्शन है, क्योंकि वह उन गलियों में कई बार जा चुकी है, क्योंकि उसके पर अभी छोटे हैं, और क्योंकि उसे राह दिखाने वाला कोई नहीं है। तो राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका क आ जाएगा। ठीक है, आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चिड़िया के घोंसलों से निकल पाने का क्या कारण है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, हम चलते हैं। चिड़िया के घोंसलों से निकल पाने का क्या कारण है? तो हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, आंसर मिलता है कि नहीं मिलता हमें। अ, ऊपर की तरफ देख लेते हैं, अगर इसमें नहीं मिलता है तो हम एक बार ऊपर की तरफ देख लेते हैं। यहाँ देखिए अब जब घोंसलों से आ गई निकल, यानी हौसलों से जो है घोंसले से आगे निकल, यानी क्या हौसलों से। ठीक है, तो राइट आंसर जो है आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी आपको समझना पड़ेगा, हौसला और उड़ने की कामना। राइट आंसर जो है ग निकल कर आ जाएगा इसका। चिड़िया के घोंसलों से निकल पाने का कारण है हौसलों और उड़ने की कामना के कारण जो है ये बाहर निकल पाती है घोंसलों से। तो ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, सॉरी 7 की तरफ आते हैं। कवि चिड़िया को आंखें खोलकर क्या देखने के लिए कहता है? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है इसके आंसर जो है आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। कवि जो है चिड़िया को आंखें खोलकर क्या देखने के लिए कहता है? तो हम एक बार देखते हैं पद्यांश की तरफ। यहाँ देखिए मुड़ गई जाने किधर गई, जिधर देखा उधर, देखा वहां खोल नयन, सुमन सुमन खिलता चमन। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है कि कवि चिड़िया को जो है आंखें खोलकर क्या देखने के लिए कहता है, आंखें खोलकर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है वहां खोल नयन, यानी आंखें खोलकर, सुमन सुमन खिलता चमन, यानी जो है खिलता कौन है, फूल ही खिलता है। तो यहाँ पे आप उससे भी रिलेट करके आंसर पता कर सकते हैं, फूलों से भरी फुलवारी। मेरे को ये राइट आंसर सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन जो है इसके अंदर नहीं इतने जो है परफेक्ट है कि वो सही हो। ठीक है, तो राइट आंसर क लग रहा है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गैल गली में जो है कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो आ जाएगा वो आपका ग आ जाएगा। गैल गली में जो है अनुप्रास जो अलंकार है वो है, तो ग राइट आंसर आ जाएगा आपका। तो ऐसे आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये पठित पद्यांश वाला, ये आपका टोटल 8 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन पूरे कर लिए। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपको अथवा देखने को मिलेगा, और अथवा जो है आपका कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये आप जो है इसे पढ़ सकते हो पद्यांश को, यहाँ पे दिया गया है। और हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन जैसे बोला गया है, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ मातृभू से क्या तात्पर्य है? मातृभूमि, मातृभूमि, मातृभूमि या मृत्यु भूमि। तो ग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आपको उसमें नहीं मिलेगा, ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा। तो मातृभूमि राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम आते हैं। दूसरा जो है मातृभू का मस्तक किसके समान है? तो इसमें हम चलते हैं पद्यांश की तरफ, देखते हैं मातृभू का जो मस्तक है वो किसके समान है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? इसमें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं किसके समान है, मस्तक की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ देखिए, हिमगिरीसा उन्नत तव मस्तक,
ठीक है, तो हिमगिरी राइट आंसर आ जाएगा इसका, हिमगिरी सा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ग है हिमगिरी के समान, तो ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला है संस्कृति। ठीक है, संस्कृति का क्या अर्थ है आपसे पूछा गया है। तो संस्कृति का अर्थ होता है संसार। राइट आंसर आपका संसार निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर होगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बोला गया है मातृभू सुख संपत्ति धन धाम को किस प्रकार प्रदान कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको चलते हैं पद्यांश की तरफ और देखते हैं मातृभू सुख संपत्ति जो है यहाँ पे ये आपसे रिलेट करके आपको ढूंढना है। तो हम ढूंढते हैं इसमें क्या इसमें है राइट आंसर, इसमें छुपा है, ये एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। ठीक है, मुक्त हस्त। ठीक है, तो मुक्त हस्त जो है उसको अगर हम थोड़ा हिंदी में देखें तो वो इससे रिलेट करेगा बंद हाथों से। ठीक है, तो राइट आंसर मुझे जो इसका लग रहा है वो क लग रहा है। आप जरूर कमेंट करके बताइए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, लेकिन जो ऑप्शन देखे हम दूसरे ऑप्शंस, ये तीनों ऑप्शन देखे तो ये रिलेट कर ही नहीं पा रहे, लेकिन ये जो है राइट आंसर मुझे लग रहा है, तो क ठीक लग रहा है इसमें। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। हिमगिरी सा उन्नत तव मस्तक पंक्ति में निहित अलंकार है। आपके सामने ऑप्शन है ये दिया हुआ। ठीक है, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा। इसका राइट आंसर आपको मुझे कमेंट में करना है और इसको राइट आंसर ऐसे करना है मुझे। ठीक है, पांचवा करके ऐसे कर देना। ठीक है, राइट आंसर मुझे आप बताएं कि हिमगिरी सा उन्नत तव मस्तक में कौन सा अलंकार जो है आएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मातृभू का संयम क्या है। ठीक है, मातृभू का संयम क्या है, आपके सामने ऑप्शन है और हम चलते एक बार पद्यांश की तरफ, देखते हैं मातृभू का संयम क्या है, क्या हमें इससे रिलेटेड आंसर मिलता है। सत्य अहिंसा तेरा संयम। ठीक है, मातृभू। ठीक है, सत्य अहिंसा तेरा संयम, तो यहाँ पे मातृभू की बात हो रही है यहाँ पे, तो सत्य अहिंसा राइट आंसर आ जाएगा इसका, संयम की बात हो रही है। हम आते हैं ऑप्शन की तरफ, मातृभू का संयम क्या है, सत्य अहिंसा। ग जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। 7वां जो है उद्दाम का जो है क्या अर्थ है। ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं, परतंत्र, स्वतंत्र, गणतंत्र या राजतंत्र। तो ख राइट आंसर लग रहा है, स्वतंत्र जो है इसका, उद्यम का जो है राइट आंसर स्वतंत्र हो जाएगा। बाकी आपको थोड़ा डाउट हो तो आप मुझे, या आपको इसका अलग आंसर पता हो, लगता हो कि वो राइट आंसर होगा, तो आप मुझे इसका कमेंट करके जरूर बताएं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। चिर नवीन तू जरा मरण से पंक्ति का क्या आशय, क्या आशय है, मतलब इसको आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। चीर नवीन नवीन तू जरा मरण से। ठीक है, इसकी मीनिंग बतानी है। तो मातृभूमि का जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, ये मुझे राइट आंसर घ लग रहा है। इसका भी आप जरूर एक बार जो है देखें। ये मुझे राइट आंसर जो है, जो भी मैंने आपको बताया उसमें मेरे को मतलब 99% मुझे सही लगता है, लेकिन डाउट हो सकता है ऐसे में भी। तो आप, क्योंकि आंसर की तो है नहीं, ये मैं अपने आप बता रहा हूँ, तो कुछ गलतियां मेरी तरफ से हो सकती है, लेकिन 99.9% मैं आपको राइट आंसर जो है लेके चल रहा हूँ अपनी तरफ से। तो ये 8वें का जो राइट आंसर आपका घ आ जाएगा। तो ये आपने 2 क्वेश्चंस अभी तक देख लिए, और एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का था और दूसरा क्वेश्चन आपका 8 नंबर का था। टोटल आपके जो है 18 नंबर के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप जो है इससे समझ लोगे, और ये आपके एक भी नंबर नहीं कटने चाहिए इसके अंदर। ये आपका हिंदी का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था हमने देख लिया है, बिल्कुल सेम आएगा, मिड टर्म में भी पैटर्न बिल्कुल सेम आएगा, इसी तरह आएगा। ठीक है, आगे हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से रहेगा। अभिव्यक्ति माध्यम की आपके पास बुक होगी, आपने पढ़ा होगा, तो उससे है ये क्वेश्चन। जैसे तीसरे में बोला गया, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम है, किसके माध्यम होंगे ये, संचार के हैं, जनसंचार के हैं, संचार और जनसंचार के, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ग निकल कर आ जाएगा, संचार और जनसंचार दोनों के ही माध्यम क्या है, ये सारी चीजें जो दिया गया है। आगे हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो है प्राप्त संदेश का कूटवाचक कौन करता है। तो जो प्राप्त करता है संदेश को वो करता है। ठीक है, संदेश वाहक, संदेश प्रसारक, और इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ही गलत है। ठीक है,
ये आपका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा का वो सही है। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य कौन करता है? आपके सामने ऑप्शन है जनसंचार, लोक संचार, समूह संचार या अंत व्यक्तित्व संचार। तो राइट आंसर जो का है वो हो जाएगा आपका जनसंचार, जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा जो सरकार है और उसकी संस्थाएं उसके कामकाज पर निगरानी रखने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता और कुशलता किसके पास है? पक्षियों के पास, मनुष्यों के पास, पशुओं के पास या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ख हो जाएगा। मनुष्य के पास जो है ये संचार करने का जो है सबसे कुशल एक तो कुशल है, वो क्षमता है उसके पास, सबसे बेहतर क्षमता है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। पांचवें क्वेश्चन पे आएंगे हम। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, टेलीविजन पर जो है देखे गए जो क्रिकेट है उस मैच को क्या कहते हैं? यहाँ पे सीधा प्रसारण, प्रत्यक्ष प्रसारण, परोक्ष प्रसारण या हवाई प्रसारण। तो राइट आंसर जो है का आ जाएगा सीधा प्रसारण। ठीक है, बोलते हैं कहीं कहीं आपने देखा होगा जो एंकर होते हैं वो बोलते हैं सीधा प्रसारण कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधा प्रसारण का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर तीसरा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 रहेगा पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से रहेगा और इसमें जो है आपका काव्यांश दिया हुआ है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपने जो किताब में है उससे पूछे जाएंगे। अभी तक जो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो आपकी किताब से नहीं होंगे। ये होंगे वो होंगे जो अपठित होंगे, जो आपने पढ़े नहीं है। बाकी तीसरे से लेके स्टार्ट है आपका क्वेश्चन जो आपकी सारी किताब के अंदर मिल जाएंगे। ये भी आपका पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से है और ये आपका जो है पूरा काव्यांश दिया हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस को। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। तो सबसे पहला है, प्रस्तुत काव्यांश में बालम शब्द किसके लिए जो है प्रयुक्त किया गया है? तो आप अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो आपका दिया गया है, ठीक है, ये बालम आओ हमारे गहरे, ठीक है, ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा और उसमें आपने इसमें देखा होगा क्वेश्चन, प्रस्तुत जो काव्यांश है बालम वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, प्रेयसी के लिए, स्वयं के लिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा ख, परमात्मा के लिए जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सब जो है किसे नारी कहते हैं? इस चैप्टर को पढ़ा है आपने, तो कवि को जो है नारी कहते हैं। राइट आंसर इसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था कि इसका राइट आंसर क्या होगा, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि ये हो सकता है राइट आंसर। ठीक है, अगर आपने चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको इसका राइट आंसर पता होगा, तो मुझे जरूर एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था इसमें। ठीक है, मेरे को ख जो है इसका राइट आंसर लग रहा है, कवि को जो है नारी कहा जा रहा है। यह शब्द का क्या अर्थ है? तीसरा जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बाग है, गुरुकुल है, घर है या वन है? तो गेह का क्या अर्थ होता है? घर होता है। ठीक है, तो ग ऑप्शन जो है घर वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसका। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कबीर को लाज क्यों लग रही है? तो लोगों के द्वारा उन्हें बालम कहने के कारण, लोगों के द्वारा उन्हें जो है नारी कहने के कारण, लोगों के द्वारा उन्हें प्रेमिका कहने के कारण या वेशभूषा और पहनावे के कारण। तो यहाँ पे देखो जो मैंने नारी वाला जो क्वेश्चन लिया था, यहाँ पे आप सब किसे नारी कह रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए कबीर जो है, कबीर को लाज लग रही है क्योंकि उन्हें नारी कहा जा रहा है इस कारण। तो नारी जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कवि के लिए। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, तो मुझे वो सही लग रहा है। ठीक है, तो ख ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। कबीर को लाज इसलिए लग रही है क्योंकि उसे जो है सभी नारी कह रहे हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, अन्न ना भावे नींद न आवे, ये स्थिति कबीरदास जी की क्यों हुई है? ठीक है, अन्न ना भावे नींद न आवे ये स्थिति कबीरदास की क्यों हुई है? पत्नी के प्रति अन्योन्य प्रेम के कारण, प्रेयसी के प्रति अन्योन्य प्रेम के कारण, परमात्मा के प्रति अन्योन्य प्रेम के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो आ जाएगा आपका ग आ जाएगा, परमात्मा के प्रति जो है अन्योन्य प्रेम के कारण, ये मुझे राइट आंसर लगता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कबीर की भाषा है, आपके सामने ऑप्शन है ये सदुपकड़ी, तत्सम, तद्भव या देशज। तो राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा क, सदुपकड़ी कबीर की जो है भाषा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया टोटल और यहाँ पे आपने टोटल 6 क्वेश्चन देखे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका पूरा जो है ये क्वेश्चन हो गया है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है कुछ इस तरह से है,
यहाँ पे गद्यांश दिया गया है और इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। ये आपका ईदगाह वाला चैप्टर है, आपने इसे पढ़ा होगा, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है? और मैं अपने टाइम पे इसे पढ़ा था तो मुझे अभी तक इसके बारे में याद है, ठीक है? ईदगाह होता है यहाँ पे जो चैप्टर का नाम, और इससे रिलेटेड हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे गए हैं। जैसे पूछा गया है बोला गया है कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। क्वेश्चन पहला है, उपयुक्त गद्यांश में लड़कों को किस बात की जल्दी है? आप इस पे पद्यांश की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सब लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, किसी ने एक रोजा रखा है वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोज बड़े बूढ़ों के लिए होंगे और रोजे जो है बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है, ठीक है? तो यहाँ पे बोला गया है कि उपयुक्त जो है गद्यांश में लड़कों को किस बात की जल्दी है, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, ठीक है? ईदगाह जाने की जो है जल्दी पड़ी है इन सबको, तो राइट आंसर जो है ख आ जाएगा, ठीक है? लड़कों की बात हो रही है यहाँ पे। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। ईद के अवसर पर अधिक प्रसन्न कौन है? यहाँ पे तो ईद के जो है आप देखेंगे ईद के अवसर पर जो सबसे ज्यादा प्रसन्न है वो है लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। लेकिन यहाँ पे जो है लड़के कोई ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे देखेंगे बड़े बूढ़े, बच्चे, औरतें और अब्बाजान। तो यहाँ पे आप देखेंगे लड़कों में आप जो है यहाँ पे बच्चे आप डाल दीजिए, ठीक है? राइट आंसर जो है ख डाल दीजिए। यहाँ पे जो है राइट आंसर ख आ जाएगा। लड़के नहीं है तो बच्चे हैं, बच्चे सबसे ज्यादा प्रसन्न है, ख राइट आंसर आ जाएगा। गृहस्थी की चिंताओं से क्या आशय है? से आशय है घर बनाने की चिंता, घर चलाने की चिंता, या घर में ईद मनाने की चिंता, या मित्रों को घर बुलाने की चिंता। तो गृहस्थी की चिंताओं का मतलब होता है घर चलाने की चिंता, यानी ख राइट आंसर होगा आपका, ठीक है? आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, लोग बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े क्यों जा रहे हैं? ईद की मुबारकबाद देने, उधार मांगने के लिए, सरपंच का चुनाव कराने के लिए, उपयुक्त सभी। अब हम पद्यांश की तरफ चलते हैं, किस लिए जो है लोग दौड़े दौड़े जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम बन जाए, ठीक है? मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो है पैसों से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे तो लोग बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े क्यों जा रहे हैं? उधार मांगने के लिए जो है राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम बन जाए। पंक्ति का क्या आशय है? कायम अली के घर मुहर्रम मनाना, कायम अली के उधार ना देने पर ईद की खुशी का मातम में बदलना, कायम अली के रंग रूप और वेशभूषा में परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ख आ जाएगा, जो है चौधरी आंखें बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम बन जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे कायम अली ने अगर उधार उन्हें नहीं दिए तो जो ईद की खुशी है उनकी क्या हो जाएगा? मातम में बदल जाएगी। तो ये कहा जा रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंखें बदलने का क्या अर्थ है? तो पहले जैसा स्नेह संबंध रखना, आंखों से हाव भाव में परिवर्तन, पहले जैसा कृपा भाव ना रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसका, आंखें बदलना यानी पहले जैसा जो है कृपा भाव ना रखना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां था। यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ था और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ये ईदगाह वाले चैप्टर से पूछा गया है। आगे हम आते हैं, अब ये है अंतराल भाग 1 की जो पुस्तक है, ठीक है? उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा पूछा गया है ये आपका बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ किसके जीवन से संबंधित है? आफ्ताब फिदा हुसैन, मतलूब फिदा हुसैन, आमिर रजा हुसैन, या मकबूल फिदा हुसैन। तो राइट आंसर जो है घ आ जाएगा। मकबूल फिदा हुसैन पर आधारित ये आपका पूरा चैप्टर है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी। आगे हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, हुसैन के पिता का व्यवहार कैसा था? तो यहाँ पे आप देखेंगे हुसैन के जो पिता थे उसमें सख्त तो थे ही नहीं वो, ठीक है? ना कंजूस थे। अक्खड़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है? लेकिन जो राइट आंसर मुझे लग रहा है ख सरल थे वो, क्योंकि
उसके पिता ने जो है बाद में वो उनको जाना कि वो चित्रकार थे, हुसैन जो थे वो चित्रकार थे, तो उन्हें प्रेरित किया उसके लिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ ऑप्शन जो ख है सरल वो हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, कला के प्रति पहले लोगों का नजरिया कैसे था? ठीक है, पहले की बात हो रही है, कैसा था कला के प्रति लोगों का नजरिया? तो क कह रहा है कि कला का सम्मान पूर्वक देखा जाता था। ठीक है, जो कला है उसको सम्मान पूर्वक देखा जाता था। कला केवल जो है बड़े राजा महाराजाओं के महलों तक सीमित थी। कला सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम था। उपरोक्त सभी, तो मुझे राइट आंसर जो लग रहा है वो लग रहा है घ। उपरोक्त सभी कला को सम्मान पूर्वक भी देखा जाता था, और ये ऐसा मानते थे। चैप्टर में आप देखोगे तो बड़े राजा महाराजाओं के महलों तक ही सीमित थी, और कला सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम था। तो घ मुझे राइट आंसर लग रहा है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसके चित्र जो है हुसैन ने नहीं बनाए थे? दाढ़ी वाला पठान, नक्काशीदार सुराही, बकरी का बच्चा, घूंघट की औरत। तो जो हमने ये तीनों देख रखे चित्र, लेकिन ये वाला चित्र मैंने चैप्टर में नहीं देखा है, तो ख जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इनका चित्र जो है नहीं बनाया गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। जो 5वां है, हुसैन ने किन किन अवसरों पर अपनी जन्मजात कला का परिचय दिया? ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पर अपनी बनी चिड़िया को हूबहू अपनी स्लेट पर उतारकर। ख है, गांधी जयंती के अवसर पर जो है ब्लैक बोर्ड पर गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाकर। उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है ग। इन दोनों दोनों ही राइट आंसर है, ये हो जाएगा। ठीक है, अपनी जन्मजात कला का परिचय दिया, तो यहाँ पे जो है दोनों लग रहा है राइट आंसर, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर जो आपका ये था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने टोटल पूरा देख लिया है, और आज के लिए यहीं तक रहने देते। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। उसमें मैं आपको जो है अगले जो क्वेश्चन आंसर वाले जो चीजें हैं या सप्रसंग व्याख्या वाली चीजें वहां पे वो समझा दूंगा। तो ये पूरा पेपर था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको जो है रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा। मैं दिखा देता हूँ किस तरह से मिलेगा आपको। यहाँ नीचे राइट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, ठीक है, रेड कलर में। उस पर आपको क्लिक करना है और बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई 11th क्लास की वीडियो डालूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। तो यही था आज का वीडियो। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास 11 टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट रह गया हो अभी भी तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो आप उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन जो है देखते रहिए। मैं जो है जब पार्ट 2 बनाऊंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो आप जो है चैनल को रेगुलर देखते रहे। कल जो है आपका इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही बना दूंगा। तो ये पार्ट 1 था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में। और इसके अलावा और भी पेपर्स आपके लिए करवाए जाएंगे, एक ही हिंदी का पेपर नहीं करवाया जाएगा। प्रैक्टिस पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।